आसाम को नाज़रीन और बरकत से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के लिए तिजोरियां खोली गई। यानी पाकिस्तानी मीडिया को इतना खिलाया गया 16 माह में कि शायद ही किसी ने, शायद भैंसों ने इतने घास नहीं खाई होगी जितना मीडिया को अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खिलाए गए हैं। यानी इतना माल फेंका मरियम औरंगजेब साहिबा ने कि पाकिस्तानी मीडिया भी घुंघरू बांध करना चाहे, और क्या खूब नाचा है, और उन्होंने क्या खूब ठोंसा है। यानी ठोंसा है पैसे, अरबों रुपए पाकिस्तानी मीडिया को ठोंसे हैं। वो कुछ एक डिजिट्स में आपके सामने रखूंगा, आपको पता चल जाएगा। हम अक्सर देखते हैं वो इंडियन ड्रामों में और फिल्मों में वो देवी होती है, इंडियन फिल्मों में अक्सर आती है, ऊपर से कहीं नीचे आती है और हाथ ऐसे करती है, वहां से अशरफियां, डॉलर्स और सोने की ईंटें निकल रही होती हैं। तो मरियम साहिबा वही देवी साबित हुई हैं पाकिस्तानी मीडिया के लिए कि 16 माह में इन्होंने जो मीडिया को खिलाया है, जो पैसे वारे हैं, जो पैसे फेंके, जो वेले करवाई हैं, यानी ये कमाल है, ये कमाल है। वो आपके सामने रख देते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्कुलेट कर रही है पाकिस्तानी मीडिया में और कहा जा रहा है कि एक नई सियासी जमात लॉन्च हुई है और इस सियासी जमात का नाम है जी पाक फौज हिमायत तहरीक। यानी एक नई सियासी जमात लॉन्च हुई है और कोई शख्स बैठे हुए और वो कोई खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यानी ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का नाम है। इससे इदारों की जो तकरीम है या जो इज्जत है उसमें इजाफा नहीं होता, बल्कि बल्कि और ज्यादा इस तरह के लोग चीजों को बदनाम करते हैं या खराब करते हैं। यानी पाकिस्तानी फौज का और अवाम का एक अपना रोमांस है, लिहाजा ये इस तरह की हिमायतें कि पाक फौज हिमायत तहरीक, ये सियासी जमात है, ये क्या है, तहरीक है, ये चीज समझ से बाहर है। इसी तरह की हरकतें शहबाज शरीफ साहब करते थे। आपने देखा होगा किसी टूटी नलके, रोड, पुल, टंकी का भी इफ्तिताह करते तो कहते मुझे वहां से कहा गया है। तो बड़ा अजीब और गरीब महसूस होता है। यानी सामने देखकर एक आम फहम बंदा रेडी पर खड़ा, सड़क के ऊपर बंदा खड़ा कहता था कि जनाब ये टीसी कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब टीसी कर रहे हैं। लिहाजा ये बड़ी अजीब और गरीब सी हरकतें हैं। इससे इदारों की जो जो तकरीम है, एहतराम है, उनकी जो इज्जत है, मुझे तो कम से कम जाती तौर पर नहीं महसूस होता कि इससे इजाफा होता है। क्योंकि ये बड़ा अजीब, सुनने में, देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि ये कौन लोग हैं, ये उठकर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये इदारे हैं, ये रियासत के अहम तरीन मामलात को देख रहे हैं, तो ये आप किस तरह की तहरीकें, किस तरह की हिमायत, और ये क्या बातचीत कर रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपने क्या सियासत करनी है, किन नामों के ऊपर सियासत करनी है। तो ये बड़ा अजीब और गरीब था। लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने 16 माह में खूब बरसाया है पैसा, खूब बारिश करवाई है और मीडिया ने भी खूब खाया है और घुंघरू बांधकर मीडिया नाचा। इस दौरान अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। इस दौरान एंकर इमरान रियाज खान 4 माह से गायब हैं। उनकी सांसें, यानी इमरान रियाज खान की जिंदगी से 4 माह तक सांसें ली गई हैं, उसकी सांसें छीनी गई हैं, उसकी जिंदगी के 4 माह छीन लिए गए। लेकिन इसके ऊपर मीडिया खामोश रहा। अब सिर्फ ये सुने आप, मरियम औरंगजेब साहबा ने 16 माह में मीडिया को, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया टीवी शीवी को 1000 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ टीवी टेलीविजन मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ रुपए डिजिटल मीडिया पर उन्होंने वार दिए। यानी ऐसे फेंके हैं, दथियां फेंकी हैं 1 अरब 23 करोड़ रुपए डिजिटल मीडिया को। यानी डिजिटल मीडिया क्या करेगा? यानी डिजिटल मीडिया को मरियम साहबा ने क्या पैसे दिए हैं और ये क्या हुआ है? यानी कि जावेद चौधरी साहब जो व्लॉग करते रहे, या पाकिस्तान के और बहुत सारे लोंडे लपाड़े, या बहुत सारे और भी जो कुछ करते रहे, जो नाचते रहे, जो चीखते रहे, जो अपने गले फाड़ते रहे, या अपने अपने फेफड़े फाड़ते रहे, तो ये पैसा था। ये 1 अरब 23 करोड़ रुपए कोई समझ नहीं आ रही कि डिजिटल मीडिया पर कहां पर लगाया गया है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है। ये पैसा आपकी और मेरी जेब से निकला है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है। अब 9 अरब रुपए के इश्तिहारात खाली दिए गए, यानी 9 अरब रुपए के इश्तिहारात चले। अब 9 अरब रुपए के इश्तिहारात क्या चलाने थे? आपने किया क्या था? आपने तो भुरकस निकाल दिया मुल्क का, लेकिन किस चीज के इश्तिहारात ये चलाते रहे? यानी किस चीज की तारीफों के पुल? ये वो मैं देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल के ऊपर एक इश्तिहार चलता है जहां पर शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं एड़ियां रगड़ूंगा और यहां से पानी निकलेगा और यहां से नहरें निकलेंगी और मैं पानी, क्या अजीब व गरीब उस तरह के इश्तिहारात चलाकर, और 9 अरब रुपए बताया जा रहा है कि इश्तिहारात की मद में दिए गए। बिजली के बिल्स के ऊपर 6 अरब रुपए की इन्होंने सब्सिडी देनी थी और लोगों के मसाइल हल हो जाते। लोग अपने बच्चियों की बालियां बेच रहे हैं, लोग अपने बच्चियों के, अपने घर के मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, घर का सामान, सोफे बेच रहे हैं, बेड बेच रहे हैं। यानी भुरकस आम आवाम का आपने निकाल दिया है। ये जो अब डिजिट सामने आ रही है, चीजें सामने आ रही है, सेनेट की गालिबन स्टैंडिंग कमेटी की हैं, और बंदा हैरान होता है, खौफ खाता है कि किस हद तक इस मुल्क में हाथ मारा जाता है और किस हद तक ये लुटेरेपन, यानी अजीब व गरीब है, गैर मामूली। और यकीन करें, शौक लगता है ये सारे डिजिट्स देखकर और ये सारे पढ़ करके किस हद तक ये पैसे बाकायदा से इस्तेमाल होते रहे और आगे पीछे फेंके जाते रहे। अब एक और खबर है, और यह खबर इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, आज उन्होंने मीडिया टॉक भी की, अदालत में भी कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बारे में हमें मालूम हुआ है कि जिस जेल के अंदर मौजूद है, अटक जेल के अंदर, वहां पर कुछ नामालूम लोग भी जेल के अंदर मौजूद हैं जिससे इमरान खान की जान को खतरा है। लतीफ खोसा ने बताया कि अटक जेल में बेशुमार नामालूम कैदी हैं, जहां इमरान खान है वहां पर छत भी टपक रही है, और कहा कि कल परसों जो आंधी आई थी, बहुत शदीद किस्म की आंधी थी, उसकी वजह से छत टपकना शुरू हो गई, इमरान खान का मैट्रेस गीला हो गया और उन्हें सोने में बड़ी मुश्किलात हुई हैं। तो ये उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी जान को खतरा है, क्योंकि वहां पर नामालूम लोग मौजूद हैं। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है।
پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی لیڈرز کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں, بڑے خوفناک حادثے ہوئے ہیں, بڑی ہماری گندی تاریخ ہے اس حوالے سے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو عدالتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان میں اہم ترین شخصیات کو سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم مزید کسی حادثے کا کہ متحمل نہیں ہو سکتے, اور یہ ملک اس طرح سے یعنی اس طرح سے حادثوں سے دو چار نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر ہے. اب ایک جو سب سے حوصلہ افزا خبر ہے, یعنی پاکستان کا جو جہاں پر پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ کوسچنیبل بن گئی ہے, یعنی سوالات اٹھ رہے ہیں. بات بڑی کلیئر ہے جی کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پاتی. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ لولی لگڑی جو بھی ہماری عدالتیں یہی انصاف دیتی ہیں, آج نہیں تو کل 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد یہی انصاف لے کر دیتی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. یعنی کہ اب پاکستان کے اندر کم از کم میرے جیسے بندے کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے تو مجھے عدالتیں انصاف دیں گی. یہ بات بڑی کلیئر ہے, اور کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو یہ عدالتوں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے انصاف دیں گی. لیکن اسی بیچ میں جسٹس بابر ستار صاحب جیسے جج ہیں جن کے اندر ابھی بھی وہ سپائن باقی ہے, جن کے اندر سے ابھی بھی جن کی وجہ سے جوڈیشری کا احترام کرنے کو دل کرتا ہے, آج انہوں نے کلیئر ڈی سی اسلام آباد کو کہا کہ جناب آپ افسر ہوں گے اپنی جگہ پر, لیکن میری بات آپ نے کان کھول کر سننی ہے. 3 MPO کے تحت آج کے بعد آپ نے کسی کو گرفتار نہیں کرنا, بس بات بڑی کلیئر ہے. اگلا جب تک حکم نہیں آتا آپ نے 3 MPO کے تحت کسی کو بھی گرفتار نہیں کرنا. اب یہ 3 MPO یہ ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر. مینٹیننس آف پبلک آرڈر یہ ہے کہ ریاست پریمپٹ کرے, سوچے کہ جناب سہراب یا آپ میں سے کوئی بھی آنے والے تقریباً 15 دنوں کے اندر یا 20 دنوں کے اندر ملک کے اندر کسی بھی طرح کا انتشار پیدا کروا سکتا ہے. آپ پریمپٹ کریں, سوچیں, امیجن کریں, اور اس کے بعد پکڑ کر گرفتار کر لیں اور کہہ دیں کہ MPO کے تحت کیا یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے, یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ پاکستان کا جو پبلک آرڈر ہے, پاکستان کے اندر جو عام عوام ہے, یہ ان کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرے گا, لہٰذا ہم نے اٹھا کر اسے بند کرنا ہے. تو 3 MPO کے تحت انہوں نے, بلکہ بابر ستار صاحب نے پوچھا بھی کہ یہ MPO کیا ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ یہ گوروں کے دور کا چل رہا ہے, اور وہ گوروں کے دور میں ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کی جاتی تھی. یعنی ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پر جو بندہ بولتا تھا, بات کرتا تھا, جس کی پذیرائی تھی عوام میں, اسے پکڑ کر اندر ڈال دیا جاتا تھا. تو بابر ستار صاحب نے ظاہر ہے سارے حیران ہو گئے کہ جناب یہ گوروں کے دور کا ہے, گورے اس طرح سے کام کرتے. تو آج کون سے گورے ہیں, آج کون سے گورے ہیں جنہیں خطرہ ہوتا ہے, اور آج کون سے گورے ہیں جو ٹیمپرری ارینجمنٹ کے لیے لوگوں کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈلوا دیتے ہیں. اور جیلیں پاکستان کی کیسی ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان سیکھتے نہیں ہیں, اندر جا کر یہ چیخیں مارتے ہیں, لیکن باہر آ کر جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ, میں سیریس آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خود کو بادشاہ تصور کرتے ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور یہ ٹھیک طرح سے عام طور پر بات نہیں کرتے. لہٰذا انہیں اب کم از کم سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جیلوں کو ٹھیک کریں, جیلوں کے حالاتوں کو ٹھیک کریں. بندہ جرم ہو جاتا ہے, جرم کی سزا بھی ہے, لیکن جیلوں کو کم از کم ایسا بنائیں کہ انسان وہاں پر زندگی, دنیا بھر میں literally reading a book کے جہاں پر یہ چیز باقاعدہ سے لکھی گئی ہے کہ دنیا کے ڈیولپ اسٹیٹس میں جیلوں کے اندر سائیکولوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ بٹھائے گئے, جیلوں کے اندر باقاعدہ سے اب اجرت دی جاتی ہے, اور وہاں پر سائیکولوجیکلی آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں, وہاں پر آپ پڑھ کے باہر آتے ہیں, میگزینز ہوتے ہیں, آپ دنیا کا نیا لٹریچر پڑھتے ہیں, آپ دنیا سے آگاہ ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں سیکھ کر باہر آتے ہیں. پاکستان کی جیلوں میں ننگے ہو کر, کپڑے اتار کر, ادھر چھوٹا سا واش روم, ادھر چھوٹا سا واش روم, کیڑے مکھیاں, اور اس چیز سے جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ لاعلاج بیماریاں لگوا کر باہر آتے ہیں. دیٹس ویری unprecedented again. لیکن اللہ کرے کہ پاکستان کی جیلوں کے اوپر پاکستان کے جو حکام ہیں سوچیں, اور خاص طور پر سیاستدان سوچیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.